हेलो स्टूडेंट, अ ग्रेट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर। और आज से हम अपनी जो 12th क्लास की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसका आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे और जानेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है। इस बुक को हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके बहुत अच्छे से मैंने हिंदी में और इंग्लिश में बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। इसी फॉर्म में आपको लिखना है और इसके बाद हर एक चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट को आपको बहुत ईमानदारी से लिखना होगा, ठीक है। आपकी बुक में आपको मैंने पहले बता दिया था कि कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। किताब मैंने पढ़ ली है, इसके चैप्टर्स पढ़ लिए और इनको मैंने अब एक नोट्स फॉर्म में लिख दिया है। चलिए अब उनको हम देखते हैं। देखो, दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो ध्रुवीयता क्या थी, ठीक है। तो ये आपका जो परिचय है, आपको परिचय इसी तरह से लिखना है। और मैं शुरू करने से पहले आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम फरीन है, मैंने ड्यू से ग्रेजुएशन किया है, मैंने एमए हिस्ट्री से किया हुआ है। 3 टाइम्स इन यूपीएससी मैं अपेयर हो चुकी हूँ और 1 टाइम मैंने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी दिया है। और अपने पढ़ाई को और अपने समय को वैल्यूएबल बनाते हुए मैंने आज यूट्यूब पर ये चैनल स्टार्ट किया है अपना। और आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को पसंद करेंगे, मेरे पढ़ाए हुए जो टॉपिक्स हैं उनको पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम से मिल सकें, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत। ये एक ऐसी स्थिति थी जब जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 खेमों में बट गया था। खेमों यानी 2 गुटों में बट गया था। एक तो यूएसएसआर और एक यूएसए, ठीक है। यानी बाइपोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। पूरी दुनिया को ये कह दिया गया था कि या तो आप इस खेमे में जाइए जो अमेरिका वाला था, और या कह दिया था कि आप यूएसएसआर के साथ आइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप परिचय पढ़ो। बाइपोलैरिटी क्या है? एक ऐसी स्थिति है जहां दुनिया में 2 मुख्य शक्तियां होती हैं, जैसे एक यूएसए थी और एक यूएसएसआर थी, जो वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है परिचय में कि ऐसी 2 महाशक्तियां जो पूरी विश्व की शक्तियों को प्रभावित करती हैं, और उन शक्तियों में से आपको किसी एक को चुनना है, ठीक है। ऐसी स्थिति बाइपोलैरिटी यानी 2 ध्रुवीयता, एक ऐसी स्थिति जहां दुनिया में केवल 2 ही मुख्य शक्तियां हैं और वे वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती हैं। चलिए, अभी आपने क्या पढ़ा हिंदी में। इंग्लिश वाले बच्चों की भी समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने इंग्लिश के भी नोट्स बनाए हैं। आपको बस ये देखना है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो अपने हिंदी में नोट्स डाउन करेंगे और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में एज इट इज़ उतार लेंगे। This is a situation where there are 2 men power in the world that influence global politics। यानी आपको समझ में आ गया, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर 2 मैन पावर होती हैं और वो पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। होप आपको ये याद हो गया होगा। आपकी जो बुक है उसमें एक बहुत ज़्यादा जो चर्चा है ये बर्लिन की दीवार के बारे में है, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए कि बर्लिन की दीवार के ऊपर टिप्पणी कीजिए, या लिख देगा कि बर्लिन की दीवार किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो आपको मैंने पूरा बता दिया कि बर्लिन की जो दीवार है आप उसमें 2 से 2.5 पेज बहुत अच्छे से लिखकर आ सकते हैं। सबसे पहले पता हो कि बर्लिन की दीवार किसका हिस्सा है। तो बर्लिन की जो दीवार है वो जर्मनी सीमा का एक अंदरूनी भाग है, प्रमुख भाग है। किसका? जर्मनी का। आप पहले तो इस चीज़ को दोहराइए कि बर्लिन की जो दीवार है वो जर्मनी सीमा का एक प्रमुख भाग है, जहां बर्लिन की दीवार के माध्यम से एक को पूर्वी जर्मनी में और दूसरे को पश्चिमी जर्मनी में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। अब देखो, पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बर्लिन की दीवार थी वो पश्चिमी बर्लिन में और पूर्वी बर्लिन यानी लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी, जिसमें 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में बांटा, ठीक है। आपको क्या दिखना है कि कितने साल तक बांटा? 28 साल तक।
बर्लिन की दीवार MCQs फॉर्म में याद रखना, बर्लिन की दीवार किन्हें अलग करती है, किन्हें अलग कर रही है, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, जो आपकी पूर्वी जर्मनी है वो समाजवादी है और जो आपकी पश्चिमी जर्मनी थी वो पूंजीवादी थी। अब आपको यही देखना होगा कि जो पश्चिम की जो दीवार है वो आपकी विचारधाराओं की एक कला विचारधाराओं की कलाकृति कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि बनाई गई विचारधाराओं का अलग अलग विचारधाराएं थी तो अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग उद्देश्य थे। ठीक, एक में पूंजीवादी और एक में समाजवादी। देखो, समाजवादी व्यवस्था उसे कहते हैं जहां पर सभी संसाधन जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर है, संपत्ति पर किसी का कोई निजी स्वामित्व नहीं है, जितने भी उत्पादन जितना वितरण किया जाता है उन सब पर सरकार का अधिकार है। उत्पादन यानी अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, और मूल्य नियंत्रण भी सरकार के हाथ में होता है। और जहाँ हम पश्चिमी जर्मनी की बात करेंगे ये कैपिटलिज्म है, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये लाभ पर आधारित है। किस पर आधारित है? लाभ पर आधारित। चलिए, किस पर आधारित है? लाभ पर। यहाँ पर सरकार का प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, सारी चीज़ जो है मार्केट तय करती है। बस इसी चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। द बर्लिन वॉल वॉज द inner part of the German border. The wall was a barrier between West Berlin and the German Democratic Republic, who divided the city of Berlin into eastern and western part for 28 years. ठीक है, ये भी यहाँ पर जो ऊपर बात की, ईस्ट जर्मनी में सोशलिस्ट या सोशलिज्म था, वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिज्म था। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखो, मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ कि आपको एक अच्छा जो मटेरियल है मैं आपको दे सकूं। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ बेटा आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से जो भी आपको दिख रहा है इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, मल्टीपल रिवीजन करना, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक, चलिए देखो, दूसरा इसका निर्माण कब हुआ, किसका? बर्लिन की जो दीवार थी, इसका निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 के बाद के जितने भी सप्ताहों में इसे तोड़ दिया गया। यह दीवार शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक थी। मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगी कि शीत युद्ध से हम क्या समझते हैं, ये शीत युद्ध कैसी स्थिति होती है। ठीक है, इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 13 अगस्त 1961 एंड ब्रोक फ्रॉम द वीक ऑफ द नवंबर 9 1989। दिस वॉल लीड टू द कोल्ड वॉर। किसका प्रतीक है ये? कोल्ड वॉर का प्रतीक है। अब आप आ जाते हैं यहाँ पर जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में, लेकिन हमें अपनी बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन हो गया। जर्मनी का विभाजन कब हुआ? जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब देखो, जब किसी भी चीज़ का विभाजन होता है, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो लोगों का जो प्रवासन है वो बहुत बढ़ जाता है, आना जाना बढ़ जाता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक देश से दूसरे देश में जब जाना होता है, इसमें सभी तरह के लोग जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो जो कारीगर होते हैं, व्यवसायी होते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनकी रोजी रोटी प्रतिदिन के हिसाब से चलती है। इसी तरह से विभाजन हो गया तो सैकड़ों कारीगर और व्यवसायी प्रतिदिन पूर्वी बर्लिन को छोड़कर, क्योंकि पूर्वी बर्लिन में क्या था? समाजवादी था, सब चीज़ कंट्रोल में थी। और जब सब कंट्रोल में होगा तो जो लोग दिन दिहाड़ी करते हैं उनका क्या होगा? ठीक है, पश्चिमी बर्लिन जाने लगे। बहुत से लोग राजनीतिक कारणों से भी समाजवादी पूर्वी जर्मन को छोड़कर पूंजीवादी पश्चिमी जर्मन जाने लगे। क्या कारण था? विचारधारा। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कारण था? एक विचारधारा। जब एक विचारधारा दूसरी विचारधारा से नहीं मिलती है ना, तो उसमें प्रवासन होने लगता है। When Germany was divided after World War II, so hundreds of artisans and businesses left East Berlin and moved to West Berlin. Many people also left socialist East German for political reason and started moving to capitalist West German. क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कैपिटलिस्ट व्यवस्था है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उनके विकास के लिए ज़्यादा
चांस है उस व्यवस्था में, वहाँ पर वो आज़ादी ज़्यादा फील करते हैं, वहाँ पर उनको अपने लाभ जो हैं वो ज़्यादा दिखते हैं, अपने विकास की जो स्थितियाँ होती हैं वो ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल नहीं था किसी भी व्यवस्था पर। ठीक है। इससे पूर्वी जर्मनी को, अब देखो जब लोग ये इस जगह से इस जगह जाने लगे, ये आप मान लो पूर्वी जर्मनी और ये पश्चिमी जर्मनी, जब लोग ज़्यादा तादाद में इधर जाएंगे तो इसको तो नुकसान होगा, और ये नुकसान कैसा होगा, ये आर्थिक भी होगा, ये सांस्कृतिक भी होगा, ये वैचारिक भी होगा। तो इसको रोकने के लिए इन लोगों ने कई कड़े जो कदम थे उसको उठाए। इससे पूर्वी जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत हानि होने लगी। क्या होने लगी? हानि। जब ये जाने लगे, और वो हानि कैसी थी? आर्थिक और राजनीतिक हानि थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि इससे पूर्वी जर्मनी को क्या होने लगा? नुकसान होने लगा। तो तभी एक दिमाग में इनके एक फितूर आया कि चलो ऐसा कुछ करते हैं कि लोगों का जो आना जाना है, जो प्रवासन है, वो कम हो जाए। मैं आपको ये जो पूरी दीवार के बारे में ये जो पूरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि बेटा ये आपका अगर टॉपिक आ गया 5 नंबर में या 8 नंबर में आ गया या 6 नंबर में आ गया, 2 टॉपिक और 3-3 नंबर के, तो आप 3 नंबर पे काफ़ी अच्छा लिख जाओगे। चलिए, बर्लिन दीवार का उद्देश्य इसी प्रवासन को रोकना था। अब आपको पता चल गया कि बर्लिन दीवार को बनाया क्यों गया। इसलिए बनाया गया ताकि पूर्वी बर्लिन के लोग पश्चिमी बर्लिन ना जा सकें। ठीक। इस दीवार के विचार की कल्पना वोल्टेयर, अल्बिख्त के प्रशासन ने की और सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने इसे मंजूरी दी। देखो इनका रोल हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे यानी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। निकिता ख्रुश्चेव के जितने भी काम या सुधार किए गए हैं। ड्यू टू दिस ईस्ट जर्मन सफर्ड ग्रेटली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। द पर्पस ऑफ द बर्लिन वॉल टू प्रिवेंट एंट्री। The idea of this wall was conceived by the administrations of Voltaire, Ulbricht. Soviet leaders Nikita Khrushchev approved the construction of this wall. ठीक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। आपको पता लग गया कि क्यों बनाया गया था, ताकि लोगों को रोका जा सके। इसका जो निर्माण था वो किसके प्रशासन में किया गया? वोल्टेयर उल्ब्रिख्ट के प्रशासन में। MCQs फॉर्म वाले क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। और इसको मंजूरी किसने दी थी? निकिता ख्रुश्चेव ने दी थी। चलिए, बर्लिन की दीवार बनने से यह प्रवसन कम हो गया। 1949 और 1962 के बीच में जहां 25 लाख लोगों ने प्रवास किया, वहीं 1962 और 1989 के बीच केवल 5000 लोगों ने प्रवास किया। लेकिन इस दीवार का बनना समाजवादी गुट के प्रचार तंत्र के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। ये सोच रहे थे कि लोग वहां जाने से रुक जाएंगे जब हम इस दीवार को बना देंगे, लेकिन जो समाजवादी पूर्वी जर्मन था उसके लिए ये अच्छा ना साबित होकर बुरा हुआ, क्योंकि पश्चिम के लोग ये समाजवादी अत्याचार का प्रतीक बन गए। पश्चिम के लोग यानी पूर्वी जर्मनी के लिए ये जो दीवार बनाई गई थी कि लोग रुक जाएंगे, लेकिन पश्चिमी जर्मनी के लोगों ने कहा कि ये अत्याचार का प्रतीक है, लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। खास तौर पर जब लोगों को सीमा पार करते हुए गोली मार दी जाती थी। कई बार तो लोग गाड़ियों की रफ्तार के साथ इसको पार करना चाहते थे। कई बार छोटे तरीकों से, कई बार बड़े तरीकों से इस दीवार को वो हटाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या कहता था, सीमा पार करते उनको गोली मार दी जाती थी। ठीक है। दिस traffic reduced due to the construction of the Berlin Wall. 25 lakh people migrate between 1949 and 1962. However, many 500 peoples migrate between 1962 and 1989. ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि बर्लिन की दीवार क्यों बनाई गई थी, और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छा लिख कर रहेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल proved very bad for the propaganda machinery of socialist group. To the people of the West, it became a symbol of socialist tyranny, especially when so many people were shot crossing the border. ठीक। अब जाते हैं 1980 के दशक में क्या हुआ। 1980 के दशक में सोवियत आधिपत्य के पतन होने से पूर्वी जर्मनी में राजनीतिक उदारीकरण शुरू हुआ। जब USSR का डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि इसके अंडर में सारी चीज़ें जो भी था इसके अंडर में था, तो ये जब होने लगा
तो पूर्वी जर्मनी में उदारीकरण, और आपको उदारीकरण पता है होता है ढील, हर चीज़ में ढील दी जाने लगी। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है। और सीमा नियमों को भी ढीला किया गया कि अब लोग आ जा सकते हैं। इससे पूर्वी जर्मनी में बहुत से प्रदर्शन हुए और अंततः सरकार का पतन हुआ। 9 नवंबर 1989 को घोषणा की गई कि सीमा पर आवागमन से रोक हटा दी गई है। देखो ये आपकी किताब से ही बनाए गए हैं नोट्स, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए ही मैंने इसको नोट्स फॉर्म में लिखा है। क्या कहा गया 9 नवंबर 1989 को कि सीमा पर से रोक हटा दी गई है। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन दोनों ओर से लोगों के बड़े बड़े समूह बर्लिन की दीवार को पार कर कर एक दूसरे से मिले। अगले कुछ सप्ताहों तक उल्लास का माहौल रहा और लोग धीरे धीरे दीवार के टुकड़े जो थे उनको तोड़कर यादगार के लिए ले गए और बाद में उपकरणों की सहायता से इस दीवार को गिरा दिया गया। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। और मैं अभी आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है कि वो आपको और अच्छा मटेरियल दे सके। ठीक है। विद द फॉल ऑफ द सोवियत hegemony in the 80s, the political liberalization began in East Germany and the border rules were loosened. ठीक है, अब आपको देखो इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखते आगे। बर्लिन दीवार के गिरने से पूरे जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखो ये उद्देश्य है इस दीवार का, यानी इस दीवार के उद्देश्य क्या थे आपने पढ़ लिया कि लोगों को आने जाने से रोकना। और निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? निष्कर्ष ये निकलता है कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ और पूर्वी जर्मनी के लोगों ने जर्मनी पुनरेकीकरण के लिए मंजूरी दी और 9 नवंबर 1990 को जर्मनी फिर से एक हो गया, यानी उसका यूनिफिकेशन हो गया, एक हो गया। द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल लेड टू द रेज ऑफ नेशनलिज्म across Germany and the people of East Germany approved the unification of जर्मनी। ठीक है, अब आप इतना पढ़ना, इतना लिखना, और इसके बाद से हम शाम को आपको 6 और 7 बजे के बीच में इसकी सेकंड वीडियो मिलेगी। आपको कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है 10 से 15 मिनट का होगा। आप इसको 10 से 15 मिनट में जितना भी इसके कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको सारे करा दूँगी, लेकिन शर्त है कि आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से लिखना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। इससे बाहर ना तो कोई और बुक पढ़ना, ना इससे बाहर कुछ आने वाला है। ठीक है, शाम में आपको इसके लिए मिलेगा शीत युद्ध 6 और 7 के बीच में। ठीक है बच्चों, अच्छे से रहना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।